नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीजे क्लासेस। तो आज के ये हमारा सेकंड लेक्चर है आरआरबी एनटीपीसी पीवाईक्यू जीके का जो सीरीज है उसका ये सेकंड लेक्चर है। तो बिना कुछ देरी करते हुए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे हम एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पूरा ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है अपना। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू ग्लूकोमीटर। तो कह रहा है इसमें से बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है ग्लूकोमीटर के रिस्पेक्ट में। तो ऑप्शन ए है इट इज़ मेडिकल डिवाइस, ऑप्शन बी इट इज़ नॉन मेडिकल डिवाइस, ऑप्शन सी इट इज़ यूज टू मेजर ऑक्सीजन लेवल इन द एयर, ऑप्शन डी इट इज़ यूज टू मेजर नाइट्रोजन लेवल इन द एयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ अ मेडिकल डिवाइस। तो ग्लूकोमीटर जो है वो एक मेडिकल डिवाइस है जिसके यूज़ से हम ब्लड में ग्लूकोज का लेवल चेक करते हैं। मतलब हम कह लें नॉर्मल डेली की भाषा में तो हम लोग इसमें शुगर चेक करते हैं। जो आप लोग भी अगर किसी को डायबिटिक होगा घर में तो वो जाते हैं शुगर चेक कराने, तो वही ग्लूकोमीटर जो मशीन चेक करता है वही ग्लूकोमीटर है। तो इसके बारे में कुछ देख लेते हैं, प्रिंसिपल वगैरह क्या यूनिट है, इन्वेंट किसके द्वारा किया गया। तो ये एक ड्रॉप ऑफ ब्लड लेता है, टेस्ट स्ट्रिप पे प्लेस किया जाता है उसको, मतलब जो स्ट्रिप रहती है उस पर ब्लड एक एक ड्रॉप देते हैं और वो डिवाइस जो रहता है वो चेक करके बता देता है। तो यूनिट जो है वो मिलीग्राम पर डेसीलीटर है इंडिया और यूएसए में। ये यूनिट इंडिया और यूएसए की है। और मिलीमोल पर लीटर यूके, कनाडा और भी जो कंट्रीज़ हैं उसमें मेज़र किए जाते हैं। और जो ये ग्लूकोमीटर है ये एम्स कंपनी द्वारा 1970 में इन्वेंट किया गया था। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है ग्लूकोमीटर के इफेक्ट में। तो देख लेते हैं जैसे कुछ डिवाइसेस जो हैं मेडिकल यूज़ के लिए क्या क्या यूज़ होता है। जो ग्लूकोमीटर है वो ब्लड लेवल चेक करता है, स्पाइरो मैनोमीटर ब्लड प्रेशर चेक करता है, थर्मोमीटर ब्लड टेम्परेचर चेक करता है, पल्स ऑक्सीमीटर ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करता है, मतलब SpO2 का लेवल चेक करता है ये। ECG मशीन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चेक करता है हार्ट में। और ज़रा कमेंट करके बताइएगा कि ECG का फुल फॉर्म क्या है। और स्टेथोस्कोप हार्ट बीट चेक करता है, मतलब ब्रीदिंग साउंड चेस्ट का। BMI कैलकुलेटर बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करता है वेट और हाइट से। और कोलेस्ट्रॉल मीटर जो है वो कोलेस्ट्रॉल का लेवल चेक करता है ब्लड में। पीक फ्लो मीटर लंग कैपेसिटी चेक करता है। ऑडियो मीटर हियरिंग एबिलिटी को चेक करता है। और एप्थेलमोमीटर इनर स्ट्रक्चर ऑफ आई चेक करता है। तो ECG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज नॉट कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। इनमें से कौन सी गैसेस ना ही कलरलेस है ना ही ऑर्डरलेस है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन और ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन। तो क्लोरीन एक ऐसी गैस है जो कि ना ही कलरलेस है ना ही ऑर्डरलेस है। ये जो क्लोरीन है वो ग्रीनिश येलोइश गैस है विद द पंजेंट चोकिंग स्मेल। और जो क्लोरीन है एक टॉक्सिक गैस है, यूज़ किया जाता है एज ए डिसइंफेक्टेंट। और ये केमिकल वेपन्स में भी यूज़ होता है। और ये अगर इसको आप इनहेल कर लेते हैं तो इसको इरिटेशन वगैरह आँख में हो सकता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं क्लोरीन गैस की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 2015 क्रिकेट वर्ल्ड कप वाज होस्टेड बाय। तो 2015 वाला जो क्रिकेट वर्ल्ड कप था वो किसके द्वारा होस्ट किया गया था। तो ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये दोनों कंट्रीज़ मिलके जो 2015 का आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप था उसे होस्ट किया था। और कब से कब तक ये चला था, तो ये चला था 14 फरवरी 2015 से लेके 29 मार्च 2015 तक। और इसमें विनर था ऑस्ट्रेलिया, जिसने न्यूजीलैंड को डिफीट किया था फाइनल में जाके। और इसका जो फाइनल वेन्यू था वो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड था ऑस्ट्रेलिया में। और टोटल नंबर ऑफ टीम जो पार्टिसिपेट की थी वो नंबर ऑफ टीम 14 थी। और इससे रिलेटेड और भी पॉइंट देख लें तो जैसे इंडिया जो है वो पहली बार को होस्ट किया है 4 बार इस आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप को। कब कब किया है? 1987, 1996, 2011 और 2023। और सबसे ज़्यादा बार होस्ट किया है इंग्लैंड ने 5 टाइम्स। कब कब किया है ये? 1975, 1979, 1983, 1999 और 2019। तो हाईएस्ट होस्टिंग कंट्री कौन सी है? इंग्लैंड है, उसके बाद से इंडिया है। तो सबसे पहले जो ये आईसीसी वर्ल्ड कप होस्ट हुआ था ये 1975 में इंग्लैंड के द्वारा होस्ट हुआ था और वो विनर उस टाइम का वेस्ट इंडीज़ था। उसके बाद से इंडिया ने जब जीता था तो वो सन 1983 ईयर में इंग्लैंड ने ही उसको होस्ट किया था, उस टाइम इंडिया जीता था। और सबसे पहली बार इंडिया ने होस्ट किया था 1987 में। उसके साथ पाकिस्तान ने भी को होस्ट किया था इस क्रिकेट वर्ल्ड कप को। और जब पहली बार इंडिया होस्ट किया था तो उस टाइम विनर था ऑस्ट्रेलिया। और हाल ही में जो इंडिया ने होस्ट किया है रिसेंट में वो है 2023 और उसमें भी विनर रहा है ऑस्ट्रेलिया। तो आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और इसका फाउंडेशन हुआ था मतलब 1909 15 जून को एज ए इम्पेरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के नाम में हुआ था। फिर इसको बाद में नाम चेंज करके इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कर दिया गया था। और इसका हेडक्वार्टर है दुबई में, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन है ग्रेग बार्कले और सीईओ हैं गियोफ अलार्डाइस। और इसके फाउंडिंग मेंबर थे, मतलब फाउंडिंग मेंबर का मतलब ये होता है कि जब कोई भी संस्था फॉर्म होती है तो उस टाइम कितने लोगों या फिर कितने कंट्रीज ने मिलकर उसको फॉर्म किया था। तो फाउंडिंग मेंबर थे उस टाइम के इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। और 2024 के हिसाब से टोटल मेंबर 108 हैं, जिसमें से 12 फुल मेंबर हैं और 96 एसोसिएट मेंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिस्मार्क ऑफ इंडिया रिफर्स टू होम। तो इस क्वेश्चन में पूछा है जो बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी लोकमान्य तिलक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। और इन्हें क्यों ये उपाधि दी गई, तो इन्होंने जैसे 19वीं सेंचुरी में एक बहुत ही फेमस पर्सन हुआ करते थे ऑटो वन बिस्मार्क। इन्होंने जर्मनी को यूनिफाइड किया था, मतलब उसके जितने भी अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स थे उस जर्मनी कंट्री के, उनको यूनिफाइड किया था। तो वैसे ही सेम वर्क इन्होंने इंडिपेंडेंट के बाद भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था कि इन्होंने 560 जो प्रिंसली स्टेट थे इनको एक इंडियन यूनियन में इंटीग्रेट किया था, मतलब जोड़ने का काम किया था। तो इसी के बेसिस पे उन्हें भी बिस्मार्क ऑफ इंडिया का नाम दिया गया है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हें इनके पास बहुत ही स्ट्रांग लीडरशिप है और फर्म डिसीजन ये लिया करते थे, मतलब बहुत ही कठोर डिसीजन ये लेने में भी जरा भी पीछे नहीं हटते थे। और इन्हीं की वजह से इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मंगलयान मिशन जिसे MOM कहा जाता है, मार्स ऑर्बिटर मिशन, वाज लॉन्च इन विच ईयर। तो ये किस सन में लॉन्च हुआ था इसे बताना है। तो ऑप्शन ए 2012, ऑप्शन बी 2013, ऑप्शन सी 2014, ऑप्शन डी 2015। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2013। तो 2013 में मंगलयान मिशन लॉन्च किया गया था कि ये जो ऑर्बिटर है, ऑर्बिटर बेस ये मिशन था, जाएगा और जो मार्स ग्रह है या फिर प्लेनेट है उसकी स्टडी करेगा। तो की फैक्ट जान लेते हैं इस मिशन से रिगार्डिंग। तो इसका लॉन्च डेट था, इसे याद भी रखें आप लोग, 5 नवंबर
2013 और ये किस साइट से लॉन्च हुआ था? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया था और ये मार्स में इंसर्ट कब हुआ था, मतलब उसके ऑर्बिट में? तो 24 सितंबर 2014 को ये इंसर्ट हुआ था मार्स के ऑर्बिट में और ये करने वाला पहला एशियन कंट्री हो गया था जिन्होंने मार्स ऑर्बिट को रीच किया था। भारत पहला ऐसा कंट्री बन गया और उसके बाद से भारत ऐसा पहला कंट्री बन गया पूरे विश्व में टू सक्सीड इन इट्स मेडन मार्स मिशन। अपने मार्स मिशन में, इकलौते मार्स मिशन में ये सक्सीड होने वाला पहला पूरे वर्ल्ड में कंट्री बन गया। तो इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे MOM का और कहाँ से ये लॉन्च हुआ था और इसका लॉन्च डेट। ये 3-4 फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे आपको हम वीडियो कंटेंट और भी जो भी स्टडी मटेरियल है वो आपको हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फुल फॉर्म ऑफ बायोस इज। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था पूरा कंप्यूटर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म, उसमें ये सारा दिया गया है, उस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था। तो आज ज़्यादा ना डिस्कस करते हुए केवल हम इसका राइट आंसर बता देंगे और अगर आपको और भी कुछ पॉइंट देखना है तो आप पिछले जो लेक्चर 1 था उसको आप रिफ़र कर सकते हैं, उसमें सारा फुल फॉर्म डिटेल में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस का, जो कि क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट स्ट्रैप लोडिंग में लोड करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। तो इनमें से कौन से ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ऑप्शन ए ओजोन, ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी वाटर वेपर और ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो ऑप्शन जानने से पहले हम असल में जान लें ग्रीन हाउस गैसेज होते क्या हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेज उस टाइप के गैस होते हैं जो क्या करते हैं, हीट को ट्रैप कर लेते हैं अर्थ एटमॉस्फेयर में और ये कंट्रीब्यूट करते हैं टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, अब ये जान लेते हैं, जैसे ये अर्थ है तो इसके ऊपर कुछ एटमॉस्फेयर ऐसे बना हुआ है। तो कुछ ऐसे गैसेज आती हैं, सनरेज आती हैं और इसको क्या होती है, इसमें ट्रैप हो जाती हैं और कुछ हल्का सा, मतलब अगर 4 रेज आए तो हो सकता है 1 या 2 रेज बाहर निकल रही हैं ऐसे सन के। तो इसमें से कुछ गैस क्या कर रहे हैं, हीट को, जो सन रेज आ रही है वो हीट कैरी कर रही है, उसको ट्रैप कर ले रहे हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर वो हीट रहता है। अगर ये एटमॉस्फेयर हीट ना रहे, इसमें टेम्परेचर ना रहे, तो फिर ह्यूमन का सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा। और इसी की वजह से, इसी एटमॉस्फेयर और ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ही अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है। तो ग्रीन हाउस गैसेस वही होती हैं जो क्या करती हैं, हीट को ट्रैप कर लेती हैं और वो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में यूज़फुल होती हैं बहुत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ये क्या करता है, ये हीट को ट्रैप नहीं कर पाता है। और जो ओजोन है ये ट्रैप करता है, वाटर वेपर भी हीट को ट्रैप करता है और हाइड्रोजन भी हीट को ट्रैप करता है। तो इफेक्ट देख लेते हैं, अगर एक्सेस ग्रीन हाउस गैसेज हो गई अगर अपने एटमॉस्फेयर में तो क्या होगा। और प्रेजेंट टाइम पे जो सिनेरियो है पूरे वर्ल्ड का, वो ग्लोबल वार्मिंग से बहुत ज़्यादा परेशान है। और ये ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ही हो रहा है। मतलब एक लिमिट से ज़्यादा ही गैसेज हो गई हैं एटमॉस्फेयर में, ग्रीन हाउसेज। तो पहला इफेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग, दूसरा इफेक्ट है मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर और तीसरा है राइजिंग सी लेवल। मतलब अगर कह लें ग्लेशियर मेल्ट कर रहा है तो जाहिर सी बात है क्या होगा, सी लेवल राइज करने वाला 100% है। और एक्सट्रीम वेदर इवेंट, मतलब एक्सट्रीम वेदर, कभी धूप ज़्यादा होगा, बारिश ज़्यादा पड़ेगी, गर्मी ज़्यादा होगी, ठंडी पड़ेगी, मतलब जो भी वेदर कंडीशन रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम रहेगा, मतलब असहनीय रहेगा। जैसे इस टाइम देखा जाए तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा, हीट वेव वगैरह चल रही है, कहीं बारिश हो रही है, कहीं लाइटनिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो दिक्कतें ये सब आ रही हैं। ये सारी किसकी वजह से हो रही हैं, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हो रही हैं। तो कुछ गैसेस देख लेते हैं जो कि ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, वाटर वेपर H2O और ओजोन O3। ये सारी गैसेस हैं ग्रीन हाउस, जो क्या करती हैं, हीट को ट्रैप करती हैं। इसको याद कर लेंगे आप। अगर याद नहीं करेंगे तो क्या होगा, फिर आएगी ट्रेन और निकल जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा, आप मतलब एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वर्ल्ड हेरिटेज साइट भीमबेटका इन मध्य प्रदेश इज फेमस फॉर। तो जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को द्वारा भीमबेटका में, वो किसके लिए फेमस है, यही इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है फॉरेस्ट, दूसरा ऑप्शन है माउंटेन रेंजेस, तीसरा ऑप्शन है रॉक शेल्टर और चौथा ऑप्शन है वाटरफॉल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉक शेल्टर। जो मतलब जो भीमबेटका का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो रॉक शेल्टर के लिए फेमस है और इसका लोकेशन कहाँ है, भोपाल के पास है, मध्य प्रदेश में। और ये यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब डिक्लेयर हुआ था, तो ये 2003 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया था। और ये क्यों फेमस है, प्री हिस्टोरिक रॉक्स हैं, शेल्टर, केप्स, पेंटिंग्स हैं, लगभग 30,000 साल पुरानी यहाँ पे क्या है, पेंटिंग्स और रॉक क्रेप्स हैं। यहाँ पे प्री हिस्टोरिक मतलब हिस्टोरिक से पहले, प्री हिस्टोरिक मतलब जहाँ पे रिटन एविडेंस नहीं है, केवल पिक्चर में ही बात होता था, तो उस टाइप के यहाँ पे क्या है, पेंटिंग्स हैं, सोर्सेज हैं। इसकी वजह से इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था। कब डिक्लेयर किया था, 2003 में। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो कुछ और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, जैसे जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये रिकॉग्नाइज करता है लैंडमार्क्स ऐसे जो क्या है, कल्चरल, हिस्टोरिकल, साइंटिफिक और नेचुरल सिग्निफिकेंस दिखाते हैं। मतलब नेचुरल इतने कल्चरल इंपॉर्टेंस, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, साइंटिफिक इंपॉर्टेंस और नेचुरल इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज करता है यूनेस्को। और एज ऑफ 2025 मतलब अब तक 2025 तक भारत में टोटल 43 क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट थे। इसके पहले कितने थे, 42 थे। तो ज़रा कमेंट करके बताएंगे जो 43 थर्ड जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर हुआ है वो कौन सा है। वैसे तो आगे हम लोग देखने ही वाले हैं, तो पहले आप अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बता दें। तो इसमें से 35 क्या है, कल्चरल हैं और 7 क्या है, नेचुरल है और एक क्या है, मिक्स है, जो किस टाइप का है, कल्चरल भी है और नेचुरल भी है। तो ये कौन सा है, कंचनजंगा नेशनल पार्क है, कहाँ का, सिक्किम का। और ये ज़रा बताएंगे ये कंचनजंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है। और जो इंडिया है वो 6th ग्लोबली इन द नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट रैंक करता है। मतलब सबसे ज़्यादा के 6वें नंबर पे है, जिसके पास 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। तो देख लें इंडिया में कौन कौन से साइट्स हैं। सबसे पहला जो डिक्लेयर किया गया था वो ताजमहल को किया गया था 1983 में, उत्तर प्रदेश स्टेट में है। उसके बाद से अजंता केव्स को किया गया था 1983 में ही, जो कि महाराष्ट्र में है। फिर उसके बाद से एलोरा केव्स को डिक्लेयर किया गया था, वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था 1983 में, वो भी कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। और जो रिसेंटली ऐड हुए हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट वो कौन कौन से हैं, धौलावीरा है हरप्पन सिटी 2021 में, गुजरात शहर में है। रंपा टेम्पल है रुद्रेश्वर जी का, 2021 में इसे रिकॉग्नाइज किया गया था तेलंगाना में। शांति निकेतन है जिसे 2023 में रिकॉग्नाइज किया गया था, वेस्ट बंगाल में जी वो है। और सेक्रेड एसेंशियल ऑफ होयसाल्स टेम्पल, मतलब होयसाल टेम्पल्स का सेक्रेड एसेंशियल मतलब उसे रिकॉग्नाइज किया था 2023 में, 2023 में। और ये कहाँ पे है, कर्नाटक स्टेट में है। और जो हाल ही में जो 43 जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया का, वो मोइडम्स ऑफ आसाम है। मतलब आसाम का जो मोइडम्स है उसे डिक्लेयर किया गया है 2024 में। ये किस स्टेट में है, आसाम में है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से रिलेटेड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बॉडी इन मोशन एसेंशियली एक्वायर्स, किस टाइप की एनर्जी वो एक्वायर करता है, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। पहला काइनेटिक एनर्जी, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी, तीसरा मैकेनिकल एनर्जी, या फिर लास्ट जो है हीट एनर्जी। तो जो भी बॉडी मोशन में होता है वो किस टाइप का एनर्जी एक्वायर करता है, काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। और जो अगर वो रेस्ट स्टेट में है तो वो किस टाइप की एनर्जी एक्वायर करेगा, पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर करेगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, mgh। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पेस क्राफ्ट प्लान्ड बाय इसरो 2019 से 20 में टू स्टडी द सन। मतलब कौन सा स्पेस क्राफ्ट कह लें प्लान किया गया था या फिर सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा ईयर 2019 और 20 में सन की स्टडी करने के लिए। तो इसका ऑप्शन सूर्या, ऑप्शन बी आदित्य, ऑप्शन सी रवि और ऑप्शन डी भास्कर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदित्य, ऑप्शन नंबर बी। तो आदित्य स्पेसक्राफ्ट प्लान किया गया था इसरो के द्वारा 2019 से 20 में
इसको स्टडी करने के लिए, सन को सरफेस को स्टडी करने के लिए एक्टिविटी वहाँ पे उसकी वजह से स्पेस वेदर में क्या इफेक्ट होता है, आउटर मोस्ट जो लेयर है उसको स्टडी करेगा ये जो स्पेसक्राफ्ट है। तो इसका लॉन्च डेट कब है, तो ये लॉन्च हुआ था 2 सितंबर 2023 में। और जो व्हीकल लेके गया था उसको PSLV एक्सल C57 व्हीकल इस स्पेसक्राफ्ट को लेके गया था। और जो लॉन्च साइट है वो कहाँ से लॉन्च हुआ था, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। और जो मिशन का नाम था वो मिशन L1 था, आदित्य L1। तो आदित्य L1 जो क्या है वो मिशन का नाम है, और जो L1 है वो क्या है बता रहा है, ये लग्रांज पॉइंट है, उसे ये बता रहा है कि L1 लग्रांज पॉइंट पे ये वहाँ पे इसको लॉन्च किया गया, या फिर यहाँ उस पॉइंट पे उसको रखा गया है। और वहीं से क्या करेगा, ये जो स्पेसक्राफ्ट है, जो सैटेलाइट है वो सन को स्टडी करेगा। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ये इंडिया का पहला सोलर मिशन है, इसको स्टडी करने के लिए सन्स के आउटर मोस्ट लेयर को और सोलर एक्टिविटीज़ को स्टडी करने के लिए, समझने के लिए, जो क्या करता है, अफेक्ट करता है स्पेस वेदर को। अब देख लेते हैं लग्रांजिस पॉइंट कितने होते हैं। तो लग्रांजिस पॉइंट 5 होते हैं, L1, L2, L3, L4 और L5। तो जो L4 और L5 है वो बहुत ही स्टेबल है, यहाँ पे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, आप कोई भी सैटेलाइट या ऑर्बिटर या प्लेस कर सकते हैं। और जो पॉइंट L1, L2 और L3 हैं, ये सारे के सारे क्या थोड़ा अनस्टेबल पॉइंट है, यहाँ पे थोड़ा प्लेस करने में ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ से स्टडी करना आसान होता है। ये थोड़ा सा सन के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं ये तीनों पॉइंट, तो इसी की वजह से ये क्या है, अनस्टेबल है। और जो L4 और L5 है वो क्या है, स्टेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। मतलब पहली वुमेन राष्ट्रपति इंडियन नेशनल कांग्रेस की कौन है भारत के आज़ादी से पहले, ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो ऑप्शन नंबर है विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी एनी बेसेंट और ऑप्शन डी मैडम कामा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट एक पहली वुमेन प्रेसिडेंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस की बिफोर 1947। तो ये प्रेसिडेंट कब बनी थी, 1917 में ये प्रेसिडेंट बनी थी। और किस सेशन में बनी थी, ये कलकत्ता के सेशन में बनी थी। और इसे कलकत्ता को आजकल कोलकाता की भाषा से नाम से जाना जाता है। और इनकी नेशनैलिटी क्या थी, वो ब्रिटिश नेशनल की थी ये एनी बेसेंट जी। और एनी बेसेंट ये पहली वुमेन थी यूरोपियन ऑरिजिन को टू लीड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इनका मेजर कंट्रीब्यूशन क्या है, इन्होंने होम रूल मूवमेंट को फाउंड किया था 1916 में। इसके साथ बाल गंगाधर तिलक जी के साथ मिलकर इन्होंने होम रूल मूवमेंट चलाया था। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एडवोकेट थी फॉर इंडियन सेल्फ रूल, स्वराज का जो चला था उसमें भी इन्होंने क्या बहुत ही ज़्यादा अपना भागीदारी दिया था। और ये एक मेंबर थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की, जो बहुत क्या करता था, जो इंडियन फिलोसफी और स्पिरिचुअलिटी था उसको बढ़ावा देता था। तो उस सोसाइटी की भी ये मेंबर रह चुकी थी। तो कुल मिला जुला के जो एनी बेसेंट थी वो इंडिया को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती थी और इंडिया को आज़ाद देखना चाहती थी, और कहले इंडिया के सपोर्ट में हमेशा से रही हैं। जो ब्रिटिश अगेंस्ट ब्रिटिश रूल भी थी वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना, अगर ऑस्टियोपोरोसिस इज अ डिजीज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द बॉडी। ऑप्शन ए बोन, ऑप्शन बी हार्ट, ऑप्शन सी किडनी, ऑप्शन डी लंग्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बोन्स। तो जो ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, एक डिजीज़ है, उसमें क्या हो जाती हैं, अपनी बोन्स क्या हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। मतलब जो बोन की डेंसिटी है, जैसे ये बोन्स है, ये किसी टाइप का बोन है, तो इसमें छोटे छोटे होल्स रहते हैं,
ऐसे परपोरेटेड रहता है ये। तो ये एक लेवल होता है, अगर उतना है तो ठीक है, ये तो हेल्दी बोन है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है, ऐसे कुछ बोन है और क्या हो रहा है, होल्स बहुत बढ़ जा रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ होल्स बढ़ जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रही है, बोन डेंसिटी कम हो जा रही है। जब बोन डेंसिटी कम हो जाएगी तो उसमें क्या होगा, ये हड्डी हो जाएगी कमज़ोर। आप इसको कहीं गिरेंगे, चोट लग जाएगा, टूट सकता है, ब्रेक्स आ सकते हैं, हेयर लाइन फ्रैक्चर आ सकता है। ये सारे के सारे जो होते हैं बोन डेंसिटी कम होने की वजह से होती है। और इसी बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, जिसमें हड्डी कमज़ोर हो जाती है और लॉस ऑफ बोन डेंसिटी होता है कारण इसका। और कैल्शियम और विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से ये क्या होता है, ये बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस होता है। और ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हो सकता है, और स्पेशली पोस्ट मेनोपॉज इन वुमेन। और आप अगर फिजिकल एक्टिविटी कम कर देते हैं तो उस कारण भी आपको क्या हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। तो इसलिए आप फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज वगैरह डेली बेसिस पे करते रहें, ना ज़्यादा थोड़ा ही करें, और अपनी डाइट को ज़रूर मेंटेन रखें, जिसमें कैल्शियम हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन सी हो गया, बी कॉम्प्लेक्स वगैरह हो गए, ये सारे लेते रहें। और सबसे ज़रूरी बात है, फ्रूट्स वगैरह जो भी डाइट्स हैं वो कंज्यूम करें। तो कुछ डिजीज़ देख लेते हैं, और वो किसको अफेक्ट करती हैं, प्राइमली किस लंग्स को या फिर ऑर्गन्स को अफेक्ट करती हैं। तो जैसे जो ट्यूबरक्लोसिस है वो लंग्स को अफेक्ट करता है, हेपेटाइटिस है वो लिवर को अफेक्ट करता है, टाइफाइड है वो इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, निमोनिया जो है वो लंग्स को अफेक्ट करता है, डायबिटीज़ जो है वो पैनक्रियाज को अफेक्ट करता है, हाइपरटेंशन जो हो सर्कुलेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, अर्थराइटिस जो है वो ज्वाइंट्स को अफेक्ट करता है, जिसे गठिया के नाम से भी इसको जानते हैं, अर्थराइटिस को। और जो कैटरैक्ट है वो आई को अफेक्ट करता है, ग्लूकोमा जो है ये आई को अफेक्ट करता है, इसमें ग्लूकोमा में रोशनी चली जाती है तो फिर वापस नहीं आती है। और जॉन्डिस जो है वो लिवर को अफेक्ट करता है, एड्स जो है इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है। और जो ग्वाइटर है, जिसे आई थिंक घेघा या घोघा के नाम से जाते हैं, ये थायराइड जो ग्लैंड्स है उसको अफेक्ट करता है। और जो रिकेट्स है ये भी बोन को अफेक्ट करता है। तो क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप क्या करेंगे, फुल फॉर्म बताएंगे किसका, एड्स का। तो एड्स का फुल फॉर्म आप ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ भारत रत्न रिसिपिएंट, मतलब इनमें से किसको भारत रत्न नहीं मिला है। ऑप्शन ए भीमसेन जोशी, ऑप्शन बी ए आर रहमान, ऑप्शन सी लता मंगेशकर, ऑप्शन डी एम एस सुब्बलक्ष्मी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए आर रहमान। जो ए आर रहमान जो सिंगर हैं, म्यूजिशियन हैं, इन्हें अभी तक भारत रत्न नहीं मिला है। और जो भारत रत्न है ये इंडियन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। कब ये फॉर्म हुआ था, 1954 में बनाया गया था इसको, वहीं से स्टार्ट हुई थी भारत रत्न सबको देना। और इट इज़ कन्फर्ड फॉर द एक्सेप्शनल सर्विस इन एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन इन्वेटर। आप अगर इंसानियत में, फिर मानव संसाधन में कोई भी एक एक्सेप्शनल सर्विस अगर करते हैं या फिर सेवा करते हैं तो वो इसके लिए आपको भारत रत्न दिया जाता है। और एज ऑफ 53 इंडिविजुअल्स को क्या दिया गया है, भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो आगे बढ़ने से पहले हम एड्स का फुल फॉर्म देख लेंगे। तो इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये एड्स का फुल फॉर्म होता है, तो याद रखेंगे, इसको पूछ सकता है एग्जाम में। तो नेक्स्ट, सॉरी, ये एक ही क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है। तो इसमें जैसे जो भीमसेन जोशी हैं, इन्हें 2009 में भारत रत्न दिया गया था। और किसके लिए दिया गया था, लेजेंडरी हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट के लिए इन्हें क्या मिला था, भारत रत्न। लता मंगेशकर हैं, इन्हें 2001 में मिला था आइकॉनिक प्लेबैक सिंगर के लिए। और एम एस सुब्बालक्ष्मी जो है, इन्हें 1998 में मिला था। ये रेनआउंड कार्नेटिक वोकलिस्ट थी, और ये पहली ऐसी फर्स्ट म्यूजिशियन थी जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो अगर पूछ लेता है क्वेश्चन कि फर्स्ट म्यूजिशियन टू रिसीव भारत रत्न, तो ऑप्शन क्या होगा, एम एस सुब्बुलक्ष्मी। और कब रिसीव इन्हें मिला था, 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट विक्टोरिया मेमोरियल हॉल इज लोकेटेड इन विच सिटी। जो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है, जो वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वो किस सिटी में मतलब सिचुएटेड है। तो इसका ऑप्शन मुंबई, ऑप्शन बी
चेन्नई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोलकाता। तो जो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है ये किस स्टेट में लोकेटेड है या फिर सिटी में? तो बंगाल स्टेट में लोकेटेड है और सिटी कौन सी है? कोलकाता। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है? यूनेस्को का फुल फॉर्म है। इसे भी याद रख लेंगे आप, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर फॉल्स बाई अबाउट 2 to 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट बिलो द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, द कंडीशन इज नोन एज। तो इसमें बताइए जब किसी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, एक जो 2 से लेके 3.5 फ़ारेनहाइट है उससे जब फॉल कर जाता है तो क्या कंडीशन होती है, उसको क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन फीवर, दूसरा हाइपोथर्मिया, ऑप्शन सी हाइपरथर्मिया और ऑप्शन डी हाइपरपायरेक्सिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाइपोथर्मिया। तो जो हाइपोथर्मिया है वो एक ऐसा कंडीशन है जब क्या होता है, जो एक बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर से गिर जाता है। किसी भी इंसान का जब जो टेम्परेचर है बॉडी का, वो नॉर्मल जो टेम्परेचर है 98 डिग्री सेल्सियस, उससे क्या होता है जब गिर जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उससे कम हो जाता है तो हाइपोथर्मिया कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। और ज़रा कमेंट करके बताएंगे कि सेल्सियस को हम डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है? तो जो फीवर है, कुछ टर्म वगैरह देख लेते हैं। इसको क्या कहते हैं, किस जो होता है ये फीवर, ये क्यों होता है, मतलब क्या कंडीशन है इस बॉडी में? तो राइज इन बॉडी टेम्परेचर एवं नॉर्मल, जब नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है तो हम क्या कहेंगे? फीवर हो गया है। कम होगा तो हाइपोथर्मिया कह लेंगे। और अब नॉर्मली हाई हो जाता है जब ड्यू टू फेल्ड हीट रेगुलेशन, तो इसको क्या कहते हैं? हाइपरथर्मिया, मतलब टेम्परेचर हाइपर हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और हाइपरप्रेक्सिया जब क्या कहते हैं? एक्सट्रीमली हाई फीवर हो जाता है एबव 106 फ़ारेनहाइट, मतलब बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर हो जा रहा है। ऑफन ड्यू टू इन्फेक्शन और ब्रेन इंजरी, मतलब अगर ब्रेन में कुछ इंजरी हो गई, इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से जब बहुत ही एक्सट्रीमली लेवल पार कर जाता है बॉडी टेम्परेचर, तो उसको क्या कह देंगे? हाइपरप्रेक्सिया कह देंगे। तो जो डिग्री सेल्सियस है उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है, फ़ारेनहाइट को हम क्या करेंगे? 32 से माइनस कर देंगे और इसको हम क्या करेंगे? 1.8 से हम डिवाइड कर देंगे। इसी से हम क्या करेंगे? सेल्सियस को फ़ारेनहाइट से कन्वर्ट कर देंगे। और एक और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जब कन्वर्ट करेंगे तो 9/5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको? सेल्सियस को, और ऐड कर देंगे इसमें क्या हम? 32। ये भी एक फॉर्मूला हो गया और ऊपर वाला ये, दोनों याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कोड नेम ऑफ इंडिया पाकिस्तान कारगिल वार वाज। जो इंडिया पाकिस्तान कारगिल वार था उसका कोड नेम क्या था? ऑप्शन ए ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑप्शन बी ऑपरेशन विजय, ऑप्शन सी ऑपरेशन विराट, ऑप्शन डी ऑपरेशन कारगिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑपरेशन विजय। तो जो इंडो पाक वार था, स्टार्ट हुआ था, तो उससे मतलब लड़ने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उसके अगेंस्ट वो क्या है? ऑपरेशन विजय उसका कोड नेम है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ऑपरेशन विजय। और इंडिया पाकिस्तान कारगिल जो वार हुआ था उसी के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। तो चलिए कुछ ऑपरेशंस देख लेते हैं इंडियन आर्मी के या फिर जो भी डिफेंस फोर्सेज हैं उनके, इस कन्फ्लिक्ट में और कब चलाया गया था। जो ऑपरेशन विजय है ये कारगिल वार अगेंस्ट पाकिस्तान के चला गया था 1999 में। जो ऑपरेशन मेघदूत है वो सियाचिन ग्लेशियर को कैप्चर करने के लिए चला गया था 1984 में। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है वो मिलिटेंट्स को रिमूव करने के लिए चलाया गया था गोल्डन टेम्पल अमृतसर से 1984 में। और जो ऑपरेशन कैक्टस है वो इंटरवेंशन इन मालदीव्स टू फॉइल अ कॉप 1998 में इस ऑपरेशन को चलाया गया था। ऑपरेशन पोलो जो है वो हैदराबाद को जब भारत में मिलाया गया था तो उस टाइम में ऑपरेशन जो चला गया था उसे ऑपरेशन पोलो कहते हैं। और ये कब चला गया था? 1948 में चला गया था। ऑपरेशन पराक्रम जो है ये चला गया था मिलिट्री मोबिलाइजेशन, जो पार्लियामेंट अटैक हुआ था 2001 में, उसके बाद से जो मूवमेंट हुआ था मिलिट्री का मोबिलाइजेशन किया गया था, उस ऑपरेशन को क्या कहते हैं? ये ऑपरेशन पराक्रम कहते हैं। और ये कब से कब तक चलाया गया था? तो ये 2001 से लेके 2002 तक चला था। जो ऑपरेशन ब्रास टैक्स है ये कब चलाया गया था? वो 1986 से लेके 1987 में चला गया था। और ये
लार्ज स्केल मिलिट्री एक्सरसाइज कराई गई थी इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास। जो ऑपरेशन ट्राइडेंट है, ये नेवल अटैक जो हुआ था कराची में इंडो पाक के दौरान, उसको अगेंस्ट ये जो ऑपरेशन चलाया गया था उसे ऑपरेशन ट्राइडेंट कहते हैं। और ये कब चलाया गया था? तो 1971 में ये ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन पाइथन जो है वो नेवल अटैक जो कराची पे हुआ था उसको फॉलो अप करने के लिए चलाया गया था 1971 में। ऑपरेशन शक्ति जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट जो पोखरण पे हुआ था उसके लिए जो कोड नेम था ऑपरेशन का, वो ऑपरेशन शक्ति था। और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ चुका है आरआरबी एनटीपीसी में, जिसे हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया हुआ है बढ़िया से। और ऑपरेशन शक्ति के कब कब हुए थे, कितने इस ऑपरेशन शक्ति 1 चलाया गया था, ऑपरेशन 2, 2 तरह के ऑपरेशन चलाए गए थे, कब से कब तक चलाए गए थे। अगर वो देखना है तो आपको आप लेक्चर 1 पे जाइए, उसको देख लीजिए, वहाँ पे ये सारा डिस्कस किया गया है। और ये कब चलाया गया था? तो 1998 में चला गया था। ऑपरेशन राहत जो चला गया था वो उत्तराखंड जब फ्लड आया था तो उस टाइम जो रेस्क्यू मिशन था उसी को हम क्या कहते हैं? ऑपरेशन राहत कहते हैं। और ये कब चला गया था? 2013 में चला गया था। ऑपरेशन मैत्री जो है वो ऑपरेशन रिलीफ चला गया था नेपाल जो अर्थक्वेक आया था उसके लिए, तो रिलीफ ऑपरेशन है एक टाइप का मैत्री। और ये कब चला गया था? 2015 में चला गया था, जब बहुत ही ज़्यादा अर्थक्वेक वगैरह आ रहे थे इंडिया में भी, उस टाइम बहुत आ रहे थे इधर नॉर्थ इंडिया के साइड में। और जो ऑपरेशन देवी शक्ति है ये कब चला गया था? इवैक्यूएशन जब हुआ था अफगानिस्तान से, जब तालिबान ने टेक ओवर किया था अफगानिस्तान को, तो उस टाइम जो इंडिया ने ऑपरेशन चलाया था तो वो ऑपरेशन देवी शक्ति था। तो ये ऑपरेशन कब चलाया था? 2021 में ये ऑपरेशन चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज कंप्यूटिंग इन अ पर्सनल कंप्यूटर? मतलब भाई इस ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है वो क्या करता है? कंप्यूटिंग का काम करता है पर्सनल कंप्यूटर में, पीसी में। तो ऑप्शन ए सीपीयू, ऑप्शन बी मदरबोर्ड, ऑप्शन सी रैम, ऑप्शन डी बायोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये क्या है? ये एक ब्रेन ऑफ कंप्यूटर हम कह सकते हैं। जो ब्रेन होता है एक्चुअल में, जो माइक्रो प्रोसेसर जिसे हम कहते हैं, वही क्या है? सीपीयू है। और जो मदरबोर्ड है ये क्या है? एक हम कह लें एक सर्किट बोर्ड है जिसपे क्या होता है? सीपीयू प्लेस होता है, रैम प्लेस होता है, सारे के सारे जो कंपोनेंट होते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये एक सर्किट बोर्ड टाइप का। और ये जो छोटा सा दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है? ये सीपीयू है, यही ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। और यहाँ पे कुछ बायोस है, ये रैम वगैरह का स्लॉट वगैरह दे रखा है। हाँ, तो इसमें ही ये सब सारे कंपोनेंट होते हैं। तो जैसे ये मॉनिटर है, ये स्पीकर है, कीबोर्ड है, माउस है। तो इसमें अगर जैसे हम आउटपुट डिवाइस देख लें और इनपुट डिवाइस दें तो ये दोनों इनपुट हैं और ये क्या है? आउटपुट हैं। और ये सारा का सारा क्या है? ये एक कैबिनेट है जिसमें क्या होते हैं? ये सारे कंपोनेंट फिट रहते हैं। और ये जो रैम वगैरह, सीपीयू फैन वगैरह, ये सारा किस पे रहता है? मेन बोर्ड कह लें या फिर मदरबोर्ड कह लें इस पे। और ये वीजीए केबल वगैरह, साउंड कार्ड, हार्ड डिस्क, हाँ, रीडर, ऑल इन वन, इंटरनल वगैरह जो भी रहता है, हब वगैरह लगाने के लिए, सारा का सारा किस पे रहता है? सीपीयू के जो कैबिनेट है उस पे रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रूपी साइन, जो ये र वाला स्टाइल में जो बना हुआ है, देवनागरी लिपि से लिया गया है। और इसको वाज अडॉप्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर, किस ईयर में इसको अडॉप्ट किया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ऑप्शन ए 2009, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 2011, ऑप्शन डी 2012। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2010। तो इसको 15 जुलाई 2010 में क्या किया गया था? अडॉप्ट किया गया था इस रूपी सिंबल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था? तो डी कुमार उदया के द्वारा, मतलब उदया कुमार धर्मलिंगम के द्वारा ये क्या गया था? जो सिंबल है उसको डिज़ाइन किया गया था। और ये क्या है? इंडियन एकेडमिक और डिज़ाइनर हैं। और इस सिंबल का मीनिंग क्या है? तो इसे देवनागरी लेटर र से लिया गया था। और जो कैपिटल लेटर है र विथआउट अ वर्टिकल बार कंबाइन करके ये क्या बनाया गया था? ये रूपी का सिंबल बनाया गया था। और ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? इंडियन ट्रेडिशन और इंटरनेशनल अपील को रिफ्लेक्ट करता है ये र रूपी वाला सिंबल। और ज़रा कमेंट करके बताएंगे कि जो हाल ही में किस स्टेट ने, भारतीय इंडियन स्टेट ने अपने बजट में क्या किया है? र का, रूपी का जो सिंबल है वो चेंज करके बजट पेश किया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं इस क्वेश्चन के आंसर को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन द टर्म ऑफ इन द टर्म ऑफ लेंथ इन इंडिया इज। तो लंबाई के रेफरेंस में या फिर सापेक्ष में सबसे लंबी दूसरी नदी कौन से है? तो ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी गोदावरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोदावरी। तो गोदावरी क्या है? दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो इसका लंबाई कितना है? अप्रॉक्स 1465 किलोमीटर लंबी है। और गोदावरी को हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। और ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा होते हुए कहाँ चली जाती है? ये बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। तो जो पहली सबसे लंबी नदी है वो गंगा है। इसकी लेंथ अप्रॉक्स 2525 किलोमीटर है। ये गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। सेकंड नंबर पे गोदावरी है जो कि त्रिम्बक प्लेटू से महाराष्ट्र के ओरिजिनेट होती है। तीसरी सबसे लंबी नदी है जिसकी लेंथ अप्रॉक्स 1400 किलोमीटर है। ये महाबालेश्वर महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट इंडियन टू विन एन ओलंपिक मेडल इन बैडमिंटन वाज। ऑप्शन ए सईद मोदी, ऑप्शन बी प्रकाश पादुकोण, ऑप्शन सी पुलेला गोपीचंद, ऑप्शन डी साइना नेहवाल। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा साइना नेहवाल। इन्होंने क्या, ये पहली इंडियन बनी थी जो इन्होंने क्या किया था? ओलंपिक में मेडल लाया था। किस गेम में मेडल? बैडमिंटन में लाया था। तो कौन सा मेडल लाया था इन्होंने? तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लाया था। तो किस ओलंपिक में ये ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी? तो 2012 का ओलंपिक जिसको लंदन में होस्ट किया गया था, तो वहाँ पे इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लाया था। और किस इवेंट में लेके आई थी? तो वो वोमेन सिंगल जो बैडमिंटन इवेंट होता है उसमें ये लेके आई थी ब्रॉन्ज मेडल ओलंपिक में। और जो नोटेबल फैक्ट है वो क्या है? ये इसे मेडल लाने के बाद ये पहली इंडियन बैडमिंटन प्लेयर बन गई, मेल या फीमेल कोई भी, टू विन ओलंपिक मेडल। तो ये ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, साइना नेहवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रेशर इनसाइड द केबिन ऑफ द एयरक्राफ्ट फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड इज। मान लीजिए जैसे ये अर्थ है, यहाँ से कुछ 3000 के अप्रॉक्स पे अगर कोई जहाज जो है वो फ्लाई कर रही है, तो इस पे प्रेशर का क्या होगा? ऑप्शन जैसे दे रखा है, द सेम एज द आउटसाइड, मतलब बाहर के बराबर होगा। लेस देन द आउटसाइड, जो एयरक्राफ्ट के अंदर जो प्रेशर होगा वो बाहर से कम होगा। ऑप्शन सी मोर देन द आउटसाइड, मतलब बाहर के प्रेशर से ज़्यादा होगा। और ऑप्शन डी नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल, मतलब जो सी लेवल पे प्रेशर है वही प्रेशर क्या ऊपर भी होगा। तो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोर देन आउटसाइड, मतलब जो बाहर का जो प्रेशर है उससे ज़्यादा क्या होगा? अंदर के जो एयरक्राफ्ट का इनसाइड प्रेशर है केबिन की, वो ज़्यादा रहेगा। और ये क्यों रहेगा? कि जैसे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसका रीज़न होता है कि जैसे जैसे हम सी लेवल के हाइट से ऊपर जाते जाएंगे तो क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होते जाएगा। तो और ऑक्सीजन लेवल क्या होता है? कम होते जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या होता है? कम होते जाता है। इसकी वजह से जो इनसाइड द केबिन ऑफ एरोप्लेन जो प्रेशर रहेगा वो बहुत ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू एट दैट हाइट आउटसाइड। तो जो ह्यूमन बॉडी का जो एडाप्टेबल जो सी लेवल प्रेशर है वो 101.3 किलो पास्कल है। तो इतना ये अडॉप्ट कर चुका है। अगर इससे ज़्यादा होगा तो भी ह्यूमन को दिक्कत होगा, अगर इससे कम होगा तो भी दिक्कत होगा। और एट सेवरल एल्टीट्यूड अप्रॉक्स कुछ भी कह लें 3000 या फिर 1500, मतलब बहुत ज़्यादा हाइट पे एक कंडीशन आ जाता है हाइपोक्सिया। तो इस कंडीशन में क्या होता है? जैसे हम किसी हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो वहाँ ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होने लगती है, ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाती है। तो इसकी वजह से अनकॉन्शियसनेस आता है। और अगर और ज़्यादा हम ऊपर जाएं और फिर हमें आदत नहीं है ऐसे हाइट चढ़ने की, तो हमारी डेथ भी हो सकती है। तो इस टाइप के जो कंडीशन है उसको हम हाइपोक्सिया कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जो आदमी है, इंसान है जो भी, वो अचेत हो जाता है। उसको पता नहीं चलता एक्चुअल में हमारा हो क्या रहा है, हम किस कंडीशन में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश जो मिसाइल है डेवलप बाय DRDO इज, ये किस टाइप का मिसाइल है? एक सरफेस टू एयर मिसाइल है, एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, एक एयर टू सरफेस मिसाइल है, और ऑप्शन डी नॉट ए मिसाइल सिस्टम। क्या ये मिसाइल सिस्टम
नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एयर टू सरफेस टाइप का ये क्या है, आकाश मिसाइल सिस्टम है। तो देख लेते हैं कौन कौन से मतलब मिसाइल सिस्टम है एक्चुअली जो डीआरडीओ ने बनाया है। तो कुछ एसटीएस बनाया गया है, सरफेस टू सरफेस, कुछ एयर टू सरफेस बनाए गए हैं, कुछ सरफेस टू एयर बनाए गए हैं। जो सरफेस टू सरफेस है वो क्या होता है, ग्राउंड से हम लोग लॉन्च करते हैं और क्या करता है, ग्राउंड पे ही टारगेट करता है। तो इसके कुछ एग्जांपल हैं, अग्नि सीरीज, पृथ्वी सीरीज, सौर सीरीज। मतलब ये अर्थ है, हम यहाँ से मिसाइल दे रहे हैं तो ये यहाँ पे आएगा और यहाँ पे क्या करेगा, हिट कर सकता है। इसकी वजह से यहाँ पे कुछ इफेक्ट होगा उसका। कुछ है एयर टू सरफेस है, मतलब यहाँ पे अगर कोई प्लेन जा रही है वो और वो क्या कर रही है, हिट कर रही है, तो ये ग्राउंड पे आके यहाँ हिट कर सकता है। तो लॉन्च फ्रॉम एयरक्राफ्ट टारगेटेड ग्राउंड सी ऑब्जेक्ट, इसका जो एग्जांपल है वो रुद्रम है, ब्रह्मोस है, डीआरडीओ ग्लाइड बम है। और जो सरफेस टू एयर है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ एयरक्राफ्ट जा रहा है कुछ, या फिर ड्रोन वगैरह जो भी मिसाइल है यहाँ पे, फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से मिसाइल देते हैं और इसे ये इस टारगेट को हिट कर देता है। तो ये सरफेस टू एयर टाइप की मिसाइल हैं और इसे ग्राउंड से लॉन्च करते हैं या एयरक्राफ्ट या मिसाइल को हिट करता है। तो वो कौन सा है, आकाश हो गया, क्यूआरसैम हो गया और एमआरसैम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काऊ हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द पर्सनालिटी ऑफ ईयर 2015 बाई, तो किसके द्वारा जो गाय है उसे पर्सनालिटी ऑफ ईयर डिक्लेयर किया गया था। तो ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी याहू इंडिया, ऑप्शन डी फेसबुक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याहू इंडिया। तो 2015 में याहू इंडिया ने जो गाय है उसे पर्सनालिटी ऑफ ईयर मतलब डिक्लेयर किया था। इसके पीछे रीज़न क्या था, तो जो सेंट्रल में बहुत ज़्यादा चर्चा हो गया था कि गाय पे ही सारी पॉलिटिक्स, रीजनल लॉ वगैरह, पब्लिक डिबेट वगैरह चल रही थी। तो मतलब एक गाय एक सेंट्रल मतलब चर्चे का एक मुद्दा बन गया था। तो इसी की वजह से क्या किया, याहू ने पर्सनालिटी ऑफ ईयर का अवार्ड दिया किसको, गाय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीका वायरस विच कॉजेज न्यूरोलॉजिकल बर्थ डिसऑर्डर्स इज ट्रांसमिटेड बाई। तो जो जीका वायरस है ये किसके द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है, मतलब फैलता है, जो क्या करता है, न्यूरोलॉजिकल बर्थ डिसऑर्डर क्रिएट कर देता है, मतलब इसका काज है। तो ऑप्शन ए रैट बाइट्स, ऑप्शन बी मॉस्किटो बाइट्स, ऑप्शन सी स्नैक बाइट्स, ऑप्शन डी मंकी बाइट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मॉस्किटो बाइट्स। तो मच्छरों के काटने की वजह से जीका वायरस फैलता है और इस जीका वायरस की वजह से न्यूरोलॉजिकल बर्थ डिसऑर्डर होते हैं। जो रैट बाइट्स है उसके वजह से लेप्टोस्पोरोसिस फैलता है, जीका नहीं फैलता है। और जो स्नैक बाइट है ये एवेनोमेशन कॉज करता है और ना ही वायरल इन्फेक्शन। और जो मंकी बाइट्स हैं ये ट्रांसमिट कर सकते हैं जैसे हर्प्स बी वायरस बट नॉट जीका वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द जीएसटी बिल इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट इन 2050 इज। तो ये किस टाइप का बिल है, तो ये फाइनेंशियल बिल है, क्या एक मनी बिल है, क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, या फिर एक ऑर्डिनरी बिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो जो जीएसटी है ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। तो जो जीएसटी है ये रिक्वायर्स चेंज टू कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हुआ था, मतलब जीएसटी लाने के लिए सिंपल भाषा में हम कह लें तो संविधान में कुछ परिवर्तन करना पड़ा था। तो इसकी वजह से क्या हो गया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो गया और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 122 अमेंडमेंट बिल 2014। और ये पास कब हुआ था, तो 2016 में ये पास हो गया था। और कई बार इसको अमेंड किया गया, नया प्रोविंस जोड़े गए, जैसे कि 2000 आर्टिकल 246 से टू अलाउ सेंटर एंड स्टेट टू लेवी जीएसटी चार्जेस, मतलब जीएसटी चार्जेस को लगाने के लिए कई सारे आर्टिकल लगाए गए 246 ए में। तो टाइप्स ऑफ बिल देख लेते हैं, जैसे एक ऑर्डिनरी बिल होता है, मनी बिल होता है, फाइनेंशियल बिल होता है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है। तो जो एक कोई भी मैटर पे अगर बिल आ रहा है वो मनी को छोड़ के और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस को छोड़ के आ रहा है, किसी भी हाउस में आ रहा है, वो चाहे लोकसभा में आ रहा हो चाहे राज्यसभा में आ रहा हो, तो उस टाइप के बिल को हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी बिल कहते हैं। और इस बिल को अप्रूव या फिर एक्ट बनने के लिए दोनों हाउसेस से अप्रूवल और प्रेसिडेंट की अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। जो दूसरा है वो मनी बिल है और ये मतलब स्ट्रिक्टली डील्स करता है, किसके लिए, ये मनी मैटर से डील करता है। टैक्स हो गया, बोरोविंग हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया और भी सारे जो भी टर्म्स है या फिर
मुद्दे हैं रिलेटेड टू मनी, वो उसी से डील करता है और ये केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इसके बाद से सबसे ज़रूरी है इसे लोकसभा से पास कराएं, फिर उसके बाद से कुछ लिमिटेड रोल है राज्यसभा का, और उसके बाद से हम प्रेसिडेंट से अप्रूव करा लेते हैं तो ये बिल एक्ट बन जाता है। और जो फाइनेंशियल बिल है वो वाइडर देन मनी बिल है, इंक्लूडिंग मनी प्लस अदर प्रोविज़न, मतलब पैसे के साथ साथ अगर हम कुछ और भी प्रोविज़न्स लगा रहे हैं तो उस टाइप की बिल को हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल बिल कहते हैं। और इसे लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और इसका जो अप्रूवल का कंडीशन है वो ऑर्डिनरी बिल की तरह ही है। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आता है वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने के लिए आता है, किसी भी हाउस में हम इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और जो दोनों अप्रूव करने की जो हाउसेस की मेजॉरिटी है वो 2/3 चाहिए और इसके बाद से प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए, तो इसके बाद से जो अमेंडमेंट है ये एक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज बेस्ट फॉर प्यूरिफिकेशन या फिर कह लें ट्रीटमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो ऑप्शन ए कैटालिटिक एजेंट, ऑप्शन बी रिड्यूसिंग एजेंट, ऑप्शन सी स्टरलाइजिंग एजेंट, ऑप्शन डी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये किस लिए यूज़ होता है, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो जैसे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं लाइक क्लोरीन, ओजोन, पोटेशियम परमैंगनेट, और ये क्या करते हैं बेसिकली जो बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं या फिर कोई अदर भी पैथोजेंस हैं उन्हें किल कर देते हैं वाटर में और इसे ड्रिंकेबल या पोर्टेबल बना लेते हैं। और जो कैटालिटिक एजेंट होते हैं उन्हें किस लिए यूज़ किया जाता है कि इन्हें यूज़ किया जाता है जो रिएक्शन है इसे फास्ट करने के लिए, एज इसे कैटेलिस्ट भी काम करते हैं, ना कि ये पानी को प्योरीफाई करने के लिए। और जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन के काम करता है, जनरली नॉट यूज फॉर डिसइंफेक्टेंट है, ये भी डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ नहीं किया जा सकता है। जो स्टरलाइजिंग एजेंट है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही काम करता है लेकिन इसका नाम पड़ जाता है स्टरलाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट होता है? ऑप्शन ए 5 अप्रैल, ऑप्शन डी 15 मई, ऑप्शन सी 5 जून, ऑप्शन डी 15 जुलाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 जून। तो 5 जून को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। तो और इसको इस्टेब्लिश किसके द्वारा किया गया था? तो इसको इस्टेब्लिश यूनाइटेड नेशन के द्वारा किया गया था 1972 में। और इसका पर्पस क्या था? ये ग्लोबल अवेयरनेस को बढ़ावा देने के लिए और जो भी एक्शन है उनको इनक्रेज करने के लिए है, टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, मतलब वातावरण को बचाने के लिए जो भी अवेयरनेस है या फिर एक्शंस है उनको बढ़ावा देने के लिए ये क्या किया गया था, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की शुरुआत की गई थी। और प्रत्येक वर्ष इसका कुछ स्पेसिफिक थीम होता है और जो कंट्री होस्ट करती है उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया शेयर्स द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ विच कंट्री, मतलब किस कंट्री के साथ इंडिया सबसे ज़्यादा मतलब बॉर्डर शेयर करता है? तो ऑप्शन ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी चाइना और डी नेपाल। यहाँ असल में लैंड बाउंड्री होगा, लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश। तो भारत बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा लैंड बाउंड्री शेयर करता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा बांग्लादेश। तो जैसे कंट्रीज़ और देख लेते हैं कितना लेंथ भारत के साथ शेयर करते हैं। तो जैसे पाकिस्तान है ये अप्रॉक्स 3323 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। चाइना जो है ये 3488 किलोमीटर का बाउंड्री शेयर करता है, जिसमें ये सबसे लॉन्गेस्ट है, कुछ सी माउंटेन वगैरह सारा लैंड बाउंड्री मिलाकर। उसके बाद से हमारा आता है नेपाल जो 1751 किलोमीटर की बाउंड्री से शेयर करता है। फिर आता है नेक्स्ट बांग्लादेश, ये 4096 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है, लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री। हाँ, तो ये सबसे ज़्यादा लैंड बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश। और जो भूटान है ये 699 किलोमीटर लैंड बाउंड्री शेयर करता है। म्यांमार जो है वो 1643 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। और जो अफ़गानिस्तान है वो 106 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ? भारत के साथ। जो पीओके वाला एरिया है नॉर्थ वेस्ट ऊपर वाला, जो जैसे ये भारत का नक्शा है, तो यहाँ पे जो थोड़ा सा बच जाता है ऐसे, तो ये वाला जो है यहाँ पे अफ़गानिस्तान की बाउंड्री लगती है थोड़ी सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड नो तंबाकू डे फॉल्स ऑन ऑप्शन ए 1 मई, ऑप्शन बी 31 मई, ऑप्शन सी 1 जून, ऑप्शन डी 30 जून। इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 मई। तो 31 मई को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड नो तंबाकू डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये क्यों किया जाता है? ये किया जाता है कि आप तंबाकू की यूज़ को कम करें, मतलब तंबाकू जो नशीला पदार्थ है उसके यूज़ को कम करें, जिसकी वजह से कैंसर टाइप की बीमारियां होती हैं और भी सेवरल डिजीज़ मतलब इंजरीज होती हैं। तो उसको कम करने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया है। इसके बेसिस पे वर्ल्ड नो तंबाकू डे प्रत्येक वर्ष 31 मई को मनाया जाता है। और ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है? तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आप लाइक शेयर करते हैं, अगर रिस्पांस बढ़िया मिलता है तो लेक्चर 3 भी लाया जाएगा, लेक्चर 4 भी लाया जाएगा, लेक्चर 5 भी लाया जाएगा और अगर जितने पॉसिबल हैं उतने सारे के सारे लेक्चर्स लाए जाएंगे। जिससे आपको क्या होगा, जो भी क्वेश्चंस आ रखा है RRB NTPC किसी भी एग्ज़ाम में अब तक 2024 तक, वो सारे के सारे कवर किए जाएंगे। और उसके साथ साथ क्या होगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है, पॉइंट जो है, वो सारे के सारे दिए जाएंगे। और ये जो आपको स्लाइड में है, आपको दिख रहा है, इसका क्या होगा, इसका जो PDF है, इसका आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर, मतलब भूले नहीं, मतलब ज़रूर करें। PDF तो आपको टेलीग्राम में मिल ही जाएगा। लाइक भी कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट भी करें और कुछ अगर चाहिए तो। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, नहीं तो फिर ट्रेन छूटने की कगार पे आ जाएगी, समझें? ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रिवीजन करते रहिए और अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके पूछ लें। उसका 110% आपको उसका आंसर या फिर रिप्लाई मिलेगा ही मिलेगा। फिर थैंक यू, मिलते हैं कल।